हेलो बेटा, वेलकम टू M12। आज हम जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम था साइंस का क्लास 10th का, उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट टू 20 क्वेश्चंस को अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वो क्या बोल रहा है आपको सेक्शन बी में, लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जनकों एवं उनकी संततियों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखिए, ये वो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। द क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज द सेम जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब वो बोल रहा है आपको, जिनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माँ बाप के अंदर जितने उनके क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही बच्चों के अंदर होते हैं। इसका आपको जस्टिफाई करना है। तो अगर आपको सेक्स डिटरमिनेशन वाला डायग्राम फ्लो चार्ट आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ लिखना क्या है। जब भी इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बनते हैं आपके गैमेट्स। गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा बता देता हूँ कैसे बनते हैं वो। देखिए कि जब आपको पता है 44 प्लस एच एच ये आपका होता है फीमेल और 44 प्लस एच वाई ये होता है आपका मेल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब गैमेट्स बनते हैं तो 22 हाफ, दोनों ही हाफ हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 22 इसका हो गया, 22 इसका हो गया, एच दोनों पे चला गया बराबर। ऐसी सेम यहाँ पे होगा 22 प्लस एच, 22 प्लस एच और सॉरी वाई। ये आपका गैमेट्स बन गया। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम भी इसमें आधे आधे हो गए हैं। ठीक है, और अब क्या होगा आगे, जब ये कंबाइन कर जाएंगे, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा, जाइगोट बनेगा, बच्चा बनेगा, जब आगे बोर्न न्यूबॉर्न बेबी बनेगा, ऑफस्प्रिंग होगा, तो क्या होगा, सेम वही चीज़ आ जाएगी। अगर मैं इसको पहले पूरा कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा बता दूंगा। आप सॉरी, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये सारे के सारे आपके जाइगोट बन गए। ठीक है, एक्स वाई वाले जो होंगे आपके मेल होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे आपके फीमेल होंगी। तो देखिए, जो फीमेल है उनका उनके पेरेंट्स से मैच खा रहा है, उनके पेरेंट्स से मैच खा रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जो गैमेट्स बने उसमें हाफ हुआ, उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हुआ, कंबाइन किया, कंबाइन करके जाइगोट बने, वो सारे सेम हो गए। और इसका मतलब जो क्रोमोसोम थे नई प्रोजेनी में बराबर रहेंगे एज देखा जाए जैसे उनके पेरेंट्स में थे। समझ में आ गया होगा आपको। तो आप यही लिखेंगे इसमें कि गैमेट्स जब फॉर्मेशन होता है उसमें पहले क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, लेकिन बाद जब फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन दे बिकम डिप्लॉयड कंडीशन एज देयर मदर एंड फादर हैव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बात करें हम कि भाई श्वसन को ऊष्माक्षेपी विकिरण क्यों कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। व्हाई इज रेस्पिरेशन कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऊष्माक्षेपी का मतलब, एक्सोथर्मिक का मतलब, रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई जिसमें हीट रिलीज हो, ऊष्मा निकले। तो भाई जब हम खाना खाते हैं, श्वसन को क्यों कहते हैं, खाना खाते हैं, जब खाना ब्रेक डाउन होता है हमारा, जो हमारा ग्लूकोज है वो टूटेगा तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम इस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। साथ में अगर आप अभिक्रिया बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपको याद होनी चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना है, जो आप फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिखते हैं उसको उल्टा कर देना है और आपका बन जाएगा क्या, हीट, या फिर आप लिख सकते हैं एनर्जी। ठीक है, ये रिएक्शन होती है आपकी, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर सकते हैं आप इसको। तो आप क्या बोलेंगे कि भाई ग्लूकोज द फूड जो होता है उसका ब्रेक डाउन होता है और आप मतलब टूटता है वो, और जब वो टूटेगा तो ये रिएक्शन हो जाएगी। ये आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन इसी में ही है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी किसी अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक अभिसमीकरण लिखिए। व्हाट आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ वन सच रिएक्शन। तो भाई इसका सीधा सीधा उदाहरण पहले पता करते हैं कि भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अभिक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो भाई जब आप रिएक्टेंट्स, दो ऐसे रिएक्टेंट्स लेंगे कि भाई जब आपका क्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम सल्फेट लिया प्लस बेरियम क्लोराइड ले लिया और आपका यहाँ पर BaSO4 प्लस NaCl बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, अवक्षेपण भी कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब एक प्रेसिपिटेट बन जाता है वाइट कलर का, जब वो रिएक्शन होती है तो ये अवक्षेप हो जाता है, अवक्षेप बन जाता है। जो इनसोल्यूबल होता है वो नीचे बैठ जाएगा वाइट कलर का, और उसी को हम, और क्योंकि वो अवक्षेप बना है, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है,
उसी हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो आपने पहले एक तो लिख दी, इसकी डेफिनेशन लिख दी कि भाई जब इंसोल्यूबल जब प्रेसिपिटेट बन जाता है वाइट कलर का, बेरियम सल्फेट, ज़्यादातर जो रिएक्शन दी जाती है वो ये एग्जाम्पल दिया जाता है, तो हम उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगला ऑप्शन है आपका कि पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला का क्या महत्व है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडुला लोकेटेड इन द हाइंड ब्रेन। तो भाई मेडुला क्या करता है, आपका जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, चाहे वो आपका स्नीजिंग, वोमिटिंग हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे सलाइवेशन हो, ये सारे आपके मेडुला ही के द्वारा ही मेडुल के विद द हेल्प ऑफ मेडुला आप कंट्रोल करते हैं। मेडुला मतलब ब्रेन कंट्रोल करता है हमारा। तो ध्यान रखिएगा क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनिच्छिक क्रियाओं को जो आपका मेडुला है वो नियंत्रित करता है। अगला ऑप्शन क्या है, संरचनात्मक आधार पर धमनियों और शिराओं में द्वंद्व स्पष्ट कीजिए। देखो आप अभी दोबारा मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। राइट टू एनी पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। उसने स्ट्रक्चर की बेसिस पे आपको बोला है कि भाई उनके अंदर क्या डिफरेंस होते हैं। अब क्या है बच्चे, ये देखते हैं अल्ट्री वेन है तो भाई एक डिओक्सिनल ब्लड, एक ऑक्सीजनल ब्लड। नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा है भाई स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताइए कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है उनके। तो आर्टरी जो होती है आपकी, आर्टरी थोड़ी मोटी होती है, वेन थोड़ी आपकी पतली होती है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बताना है उसका। और इसमें जब इसमें थिक वॉल है, प्रेशर जो ब्लड है वो प्रेशर से फ्लो करता है, तो इनके अंदर वॉल की जरूरत नहीं पड़ती, वॉल एब्सेंट होते हैं। आर्टरी वेन्स में चाहिए होते हैं वॉल्स, तो उसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर के बेस पे देने हैं डिफरेंस, ना कि भाई ऑक्सीजन ब्लड जा रहा है आर्टरी में, वेन में डिओक्सिन ब्लड जा रहा है, ये नहीं मत बताना। आपको बताना है कि भाई किस बेस पे उनके अंदर डिफरेंस होता है, क्या स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होते हैं उनके, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अगला ऑप्शन है किसी विद्युत धारावाही परिनाली के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्रित द्वारा दर्शाइए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन अगला दूसरा इसमें दिया है, कोई विद्युत धारावाही प्रणाली क्षण कुंभर से किस प्रकार भिन्न होती है। ये आपको दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, या फिर हाउ इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिफरेंट फ्रॉम बार मैग्नेट। देखिए देखिए बेटा, ये पहला आंसर है आपका कि भाई थ्रू आप जो आपकी परिनालिका होती है, सोलेनॉइड होती है, उसमें किस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ये आपको दिखा रखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो नॉर्थ से निकल के, ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में चली जाती हैं। ये आपका डायग्राम है जो आपको बना के दिखाना था प्रॉपर उस क्वेश्चंस में। और दूसरा, अगर वो आपसे डिफरेंस पूछता है तो पहले देख लीजिए, ये परिनालिका है, सोलिनॉइड है आपका, और जो आपका बार मैग्नेट होता है वो इस तरह का होता है। अगर आपको नहीं पता है ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपको बार मैग्नेट है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक बोलते हैं इसको, बार मैग्नेट को, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में दूसरे क्वेश्चन में, तो वो बताता हूँ मैं आपको। तो भाई आपसे ये बार मैग्नेट, क्षण चुंबक, और ये आपका परिनालिका, ठीक है, सोलेनॉइड, इन दोनों में डिफरेंस पूछा है दूसरे में कि भाई कैसे अलग होता है, डिफरेंट अलग होता है, करंट जो होता है दोनों में कैसे डिफरेंट करता है। तो पहली बात तो भाई ये है कि भाई इसकी स्ट्रेंथ, पहले तो होता है पहला तो जो डिफरेंस है वो है स्ट्रेंथ का, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है आपका पोलैरिटी चेंजेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने करंट को बढ़ाया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे फिट्स है, देखो जितनी जो आपका बारमेंट है, जो चुंबक है, यहाँ पे चुंबक है वो फिट्स है उसका। लेकिन अगर आप इसे देखेंगे, अपना सोलेनॉइड को देखेंगे, परिनालिका को देखेंगे, अगर आपने करंट बढ़ाया तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, इफेक्ट बढ़ जाएगा, सब चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। कम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को, तो वो भी कम हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव भी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक जो आप मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कम हो जाएगा। अब बात करें पोलैरिटी की, अगर आपने इसको देखिए, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से आपका बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इसको चेंज किया, बैटरी स्विच को चेंज कर दिया, तो अब यहाँ से इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसे जा रहा था तो फिर अगली बार से जब आपने इसको चेंज कर दिए इनके टर्मिनल, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम सेक्शन सी की तरफ। सॉरी, तो अभी सेक्शन सी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 रह गया है अभी, तो पढ़ लेते हैं फटाफट से। आर श्रृंखलाओं में ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक होता है,
एक ही दिशा में होता है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो की एक ही दिशा में होता है। उदाहरण सही समझाइए। एनर्जी फ्लो इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब भाई सीधी सी बात है, पहले मैं एग्जाम्पल पे लेता हूँ और ये बोल के रहा वो भी समझाता हूँ फिर। ठीक भाई, ग्रास है, ग्रास को डियर खाता है, डियर को लॉयन खाता है। इस तरह से हमने छोटी सी एक बहुत फूड चेन बना ली है। ठीक है, अभी बोल क्या रहा है कि भाई आर श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा होता है, मतलब इसने इसको इसने खाया तो एनर्जी इसके पास आई, इसको इसने खाया इसकी एनर्जी इसके पास आ गई। ये आपका एक ही दिशा में एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसे बोलते हैं हम एक दिशिक। ठीक है, अब एक ही दिशा में होता है मतलब इधर ही जाएगा आगे। भाई लॉयन को अगर मैन खा ले तो आगे ही जाएगा। ठीक है, उसको डिकम्पोजर खा ले लास्ट में मरने के बाद, तो ये आगे ही बढ़ रहा है, पीछे नहीं होता। मतलब लॉयन को डियर नहीं खा सकता, ना ही डियर को घास खा सकती है, ग्रास खाएगा। तो ये इसलिए क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में, मतलब आगे फ्लो जाएगा, एनर्जी फ्लो आगे होगा, पीछे वापस नहीं होता, एनर्जी वापस नहीं जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई डियर को खा के ग्रास एनर्जी वापस नहीं ले लेगी अपनी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये बोल रहा है कि एनर्जी फ्लो है वो आगे की तरफ ही होता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ हम। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर यही है कि जल के विद्युत अपघटन के प्रक्रम में, तो पहली बात तो भाई ये है कि जब अपघटन का मतलब टूटना होता है, विद्युत अपघटन, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है वाटर का ब्रेक डाउन। तो जब हाइड्रोजन वाटर टूटेगा तो एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन, दो चीज़ें बन जाएंगी, बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस हम इसे कर लेंगे आराम से, तो इस तरह हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि उत्पादित गैसों की मात्रा क्यों भिन्न होती है? भाई भिन्न क्यों होती है? सामने दिख तो रहा है भाई कि आपको पता है अगर वाटर को भी लोगे आप, सोचिए अगर वाटर को भी लोगे आप, तो भाई दो तो इसमें हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो क्या होता है, भिन्न क्यों होगी? क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितनी है वाटर में? एक ऑक्सीजन होती है। अगर आप दोबारा से देखें तो भाई इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसलिए ये अलग अलग डिफरेंस होगा इसके अंदर, इसलिए अलग अलग पाई जाएंगी, ये दोनों डिफरेंट होंगी। ठीक है, सॉरी मैं हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा। द अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस डिफरेंट, क्योंकि इनके दोनों ही हाइड्रोजन भाई दो है, उसमें एलिमेंट जो एटम हाइड्रोजन का दो है और ऑक्सीजन का 8 एटम है, इसलिए वो डिफर करता है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता क्यों होती है? वाई डायलेट सल्फ्यूरिक एसिड इज रिक्वायर्ड? भाई सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H+ आयन, जब भी एसिड होगा वो H+ आयन देगा और उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम तनु जो आपका डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है एनोड कैथोड पर क्रमशः कौन सी गैस निर्मित होती हैं? विच गैसेज आर प्रोड्यूस ऑन एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली? तो भाई एनोड पे याद कर लीजिए, एनोड पे होता है आपका ऑक्सीजन और कैथोड पे होता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अब मेरे हाथ से 3 नंबर इस तरह पट्टी हो जाएंगे आपके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। पदार्थ H के विलयन में फिनोल्फ्थालीन की कुछ बूंदें डालने पर इसका वर्ण गुलाबी हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, हमें पढ़ लिया हमने। इसका मतलब क्या है, वो गुलाबी हो रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उपरोक्त सूचना के आधार पर HPQR की पहचान कीजिए। अब जरा हम एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको कि भाई क्या होता है ये। तो हम देखते हैं एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन, अगर हम देखें कि भाई एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन इन सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्ट्स रिजल्ट इन चेंज इन कलर ऑफ पिंक, वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। भाई फिनोल्फ्थालीन का काम ही यही है, वो पिंक में चेंज हो जाता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो एक्ट्स क्या हो सकता है। मैंने इनके आंसर लिखे हुए हैं पहले से ही, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आपको पता है कि वो फिनोल्फ्थालीन को चेंज कर रहा है, या तो वो एसिड होगा या फिर बेस होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ देखेंगे अगर हम, तो भाई इन तीनों को देख रहे हैं हम, तो तीनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, Na, इसका मतलब, और वो यहाँ पे कॉमन क्या है, सिर्फ H के पास है, मतलब H में ही हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि Na जो है वो सब में तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो वो Na ये यहाँ पे होगा, ये ध्यान। पहला तो आप थोड़ा हिंट ये लगाना है कि भाई आपको चेंज नहीं करना है इसको। ठीक है, दूसरी बात आपको याद ये रखना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो NaOH होता है उसकी रिएक्शन जब हम जिंक से करते हैं तो आपका सोडियम जिंकेट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये रिएक्शन आपकी बुक की ही है, ये तीनों रिएक्शन आपकी बुक में दी हुई है। ऐसे ही जब आप NaOH की रिएक्शन CH3COH से करेंगे तो H निकल जाएगा और Na यहाँ पे आ जाएगा और H और OH बन के H2 बनाएंगे और वो रिएक्शन ये हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसी रिएक्शन इसमें करेंगे, R से करेंगे तो CH3CONA बनता है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3 और साथ में क्या बन रहा है, C2H5OH बन रहा है। तो जो आपको R लेना है उसमें C2H5OH वो भी C2H5 होना चाहिए और CH3CO भी होना चाहिए। तो आप जब कंबाइन करेंगे
तो बन जाएगा CH3CO डबल C2H5। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इन रिएक्शंस को अलग अलग लिख के कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगी। ठीक है, मेरे लिए मैं तो इसे अगर इजी मैं बनाऊं तो मैं यही बनाऊंगा कि आप इसको पहले NaH लिखिए प्लस P कीजिए और बाद में ये बनाइए, क्योंकि उससे इजी पता चल जाएगा आपको कि भाई एट्स में जो कॉमन जो एट्स में जो चीज़ें तीनों में कॉमन वो क्या है, वो Na होगा। तो जब आप Na लिखेंगे तो आपको पता है जिंक चाहिए, जिंक आप लिख देंगे, और आपको पता है फिनोल्फिन को सोल्यूशन को ये एट्स चेंज कर रहा है पिंक में, तो इट हैज़ टू बी NaCl, तो सॉल्ट, तो ये बेस ही होगा, आपने बेस पढ़ा NaOH। ठीक है, तो एसिड को Na के नाम से नहीं पढ़ा आपने अपनी क्लास 10th में, तो आप इसे NaOH लगाएंगे। तो इस तरह से आप धीरे धीरे उसको सोल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है ऑप्शन। ऐसे ही आप जब इस रिएक्शन को इससे लिखेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई NaOH आपको पता लग गया है, और आपको CH3CO चाहिए, Na आपके पास यहाँ पे है, तो CH3COH होगा, इट हैज़ टू बी CH3COH इथेनोइक एसिड। ऐसे जब R डालेंगे तो आपको पता होना चाहिए बन क्या रहा है। आपको इन प्रोडक्ट से आपको पीछे जाना है, ये ध्यान रखना है, आपको प्रोडक्ट से आपको पीछे जाना है और प्रोडक्ट को यूज़ करना है कि भाई आपके पास NaBOH भी है, Na ये रहा, OH ये रहा, बाकी को मिक्स कर दीजिए, आपका जो रिएक्टेंट चाहिए आपको R जो बना है यहाँ पे वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है कि भाई अगर आप व्हाट इज द विल बी ऑब्जर्व व्हेन POP इज लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू डेज, अगर आप POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होगा कि भाई वो हार्ड हो जाएगा। हार्ड क्यों होगा, वो मॉइस्चर ले लेगा, और भाई POP का फार्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो POP होता है आपका वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपका POP है। जब ये क्या पकड़ेगा, मॉइस्चर पकड़ लेगा, आप 1.5 मोलिक्यूल ले लेगा वाटर की, और ये बन जाए CSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम, ये होता है आपका जिप्सम होता है, और ये हार्ड हो जाता है, फिर ये यूज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको ही बंद करूँगा, क्लोजिंग करूँगा वीडियो की। बाकी क्वेश्चन हम फटाफट से अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट होगा उसमें ख़त्म करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।